देखो, जैसे मैंने कहा था कि मैं लेके आऊँगा यूजीसी नेट का एक जो टॉपिक है आईसीटी की वीडियोस। बट मॉर्निंग में ही मुझे पता लगा कि एडमिट कार्ड आ चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू शेयर माई एक्सपीरियंस हाउ आई क्लियर्ड यूजीसी नेट 4 टाइम्स, और रिसेंट 2 टाइम्स में मैंने 200+ स्कोर किया, जिसमें एक में 220 और 214 मेरे मार्क्स थे। तो क्या स्ट्रेटेजी थी, लास्ट के हमारे पास 8 से 10 दिन बचे हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। तो आज की वीडियो में हम क्या बताने वाले हैं कि जो लॉजिकल रीजनिंग है मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। इस पार्ट में मैं लॉजिकल रीजनिंग के आधे के पीवाईक्यूज कराऊंगा और एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताऊंगा कैसे आप पूरी रिवीजन कर सकते हो पूरा लॉजिकल रीजनिंग विद इन एन आवर। और दूसरा है दूसरे पार्ट में मैं जो बचा हुआ लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट होगा उसको कराऊंगा। देखो, इसको करने से आई कैन एश्योर यू कि आपके 8 से 10, 6 से 10 के बीच में नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, और ये मेरी गारंटी है। चलो शुरू करते हैं। आप अ वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज राहुल नेगी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन द स्कॉलर्स गाइड। तो तो डायरेक्ट पीवाईक्यू से ही स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास। हाँ, पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। लॉजिकली इक्विवेलेंट अगर आपके पास आ जाए ना, आपको 3 चीजें ध्यान में रखनी है। वो क्या 3 चीजें ध्यान में रखनी है? कन्वर्जन, ऑब्वर्जन और कॉन्ट्रापोजिशन। इन तीनों में से ही किसी एक का वो क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट लॉजिकली इक्विवेलेंट। लॉजिकली इक्विवेलेंट मतलब कोई एक लॉजिकली इक्विवेलेंट है किसी दूसरे के। वो कन्वर्जन के मतलब किसी एक का कन्वर्जन हो सकता है दूसरा, किसी एक का ऑब्वर्जन हो सकता है दूसरा, किसी एक का कॉन्ट्रापोजिशन हो सकता है दूसरा। तो वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी इसमें क्या है कि पहले इसमें ढूंढो ए ई आई ओ। ए ई आई ओ ढूंढो। जैसे ए हो गया हमारा यूनिवर्सल अफर्मेटिव, ई हो गया यूनिवर्सल नेगेटिव, आई हो गया पर्टिकुलर अफर्मेटिव और ओ हो गया पर्टिकुलर नेगेटिव। अगर इनमें से है तो क्वेश्चन आसान हो जाता है, क्योंकि हमें पता है ना कि ए ई आई ओ को ही आगे कन्वर्ट या ऑफवर्ड या कॉन्ट्रापोजिशन किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे सम नॉन बर्ड्स आर मैमल्स, ये कोई ए ई आई ओ यू में से नहीं आता। सम बर्ड्स आर नॉट मैमल, ये आता है, ये किसका है? ओ का। सम नॉन मैमल आर बर्ड, ये भी नहीं आता। सम नॉन मैमल आर नॉट नॉन बर्ड्स, ये भी नहीं आता। और तो इसका मतलब ये नहीं कि ये गलत है, नहीं, इसका मतलब ये है कि मैं ट्रिक बता रहा हूँ कैसे आपको सॉल्व करना है। तो ये वाला देखते हैं, सम वर्ड्स आर नॉट मैमल, ये क्या है? आई। अब आई का देखते हैं कहाँ कन्वर्ट हो सकता है कहाँ नहीं हो सकता। शुरू करेंगे हम कहाँ से? शुरू करेंगे कन्वर्जन से। कन्वर्जन मतलब इंटरचेंज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ए का होता है बाय एक्सेप्शन, ई का भी होता है, आई का भी होता है, ओ का नहीं होता। तो मतलब हमें पता है कि ये वाला कन्वर्जन तो है ही नहीं, तो इसको हटा दो। स्टेप दूसरा है ऑफवर्जन। ऑफवर्जन में स्टेप 1 स्टेप 2 ये आप कंप्लीट वीडियो में देख सकते हैं, मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा। ए का भी हमें कोई काम नहीं है, ई का भी नहीं है, आई का भी नहीं है। ओ का काम है हमें। ओ का क्या काम है? सम डॉग आर नॉट मैमल, सम डॉग आर नॉन मैमल, ठीक है। अब हम देखते हैं नॉन मैमल का कोई क्वेश्चन आ रहा है क्या? नॉन मैमल सम जैसे सम बर्ड आर नॉट मैमल, सम बर्ड आर नॉन मैमल आ रहा है? नहीं, ये भी नहीं आ रहा। चलो ठीक है, हमारा अभी ऑफ वर्जन भी नहीं है, तो हम जाते हैं किस पे? कॉन्ट्रापोजिशन पे। अब कॉन्ट्रापोजिशन का क्या देखेंगे हम? ओ। ओ क्या कहते हैं? सम कैट्स आर नॉट बर्ड्स नॉट पेट्स। तो यहाँ पर सम बर्ड्स आर नॉट मैमल करके हम ले लेंगे। सम बर्ड्स आर नॉट, एक सेकेंड, मैमल, जो भी है स्पेलिंग देख लेंगे, ठीक है। तो इसका क्या होगा? हमारा सम बर्ड्स की जगह हमारा पेट आ जाएगा। जैसे ये कन्वर्ट हुआ है ना, चलो आपको इसी में बता देता हूँ, या कन्फ्यूजन हो रहा है इसमें, ठीक है। तो एक सेकेंड, हाँ। तो ये क्या हो गया हमारा? पेट इधर आ गया, कैट इधर चले गया। सम नॉन पेट्स आर नॉट नॉन कैट्स। तो देखो यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ है क्या? हाँ, यहाँ पर हुआ है, बी के साथ डी का हुआ है। सम नॉन एनिमल्स आर नॉट नॉन बर्ड्स, ये हो गया ना। जैसे यहाँ पर था सम कैट्स आर नॉट पेट्स का हो गया सम नॉन पेट्स आर नॉट नॉन कैट्स, और वर्जन हो गया इसका कॉन्ट्रापोजिशन। और वर्जन में एक्चुअली क्या होता है ना, चलो यहाँ भी बता दें मैं। ऑफ वर्जन में कॉन्ट्रापोजिशन में क्या होता है? पहले कन्वर्जन होता है फिर ऑफ वर्जन होता है।
तो बी और ये डी हो गया, बी और डी कैसे हो गया मैंने ये बताया ना, बी तो हो गया सम बर्ड्स आर नॉट मैमल, और हमारा डी जो ऑप्शन है वो क्या हो गया, सम नॉन बर्ड्स आर नॉन मैमल्स आर नॉट नॉन बर्ड्स, सम नॉन मैमल्स आर नॉट नॉन बर्ड्स। वैसे तो बी और डी आंसर है, और ये आंसर सही भी है, ऑप्शन बी और डी। इतना एक्सप्लेनेशन नहीं, आपको शॉर्ट में बताऊंगा मैं, बी और डी ऑप्शन है, पर आप एज अ श्योरिटी आप इनको भी चेक कर सकते हो। इनको यहाँ पर देखो कि खैर इसको चेक करने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि इसका तो यही आएगा, ठीक है। बाकी आप इनको भी चेक कर सकते हो, इनको और इसको, कि ये क्या यहाँ पर आ रहे हैं, इनमें कहीं आ रहे हैं। तो वो आपको कैसे करना पड़ेगा, आपको कॉन्ट्रापोजिशन, कन्वर्जन, ऑब्वर्जन समझना पड़ेगा। आपको थोड़ा कंफ्यूजन ये अभी लग रहा होगा, पर बिलीव मी, एक बार आपको कन्वर्जन, ऑब्वर्जन, कॉन्ट्रापोजिशन जो लॉजिकल इक्विवेलेंट के अंदर आते हैं, अगर वो आपको आ गया तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में चुटकियों में हो जाएंगे, ठीक है। अगला पीवाईक्यू है, सेम है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट लॉजिकली इक्विवेलेंट। अब नो मॉन्की आर फेनाइन, ये हो गया ई, सम मॉन्की ये भी हो गया आई, सम फेनाइन ये भी हो गया आई, सम मॉन्की और नॉट फेनाइन ये भी हो गया ओ। तो इसमें हमें सारे चेक करने पड़ेंगे। पहले हम नो मॉन्की का देखते हैं। नो मॉन्की का नो, अगर नो मॉन्की, अगर यहाँ हम देखें क्या है ये, नो मॉन्की आर फेनाइन्स, तो नो फेनाइन्स आर मॉन्की, नो एस एस पी, तो नो पी इज एस, तो ये नहीं है क्योंकि ये ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। ई का दूसरा, नो डॉग्स आर मैमल, यहाँ पर ऑल आ गया, ऑल भी हमें पता है कि ऑप्शन में नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पर ई है, नो कैट्स आर पेट्स, कहाँ हो गया, नो पेट्स आर कैट्स, और इसका कन्वर्जन जिस तरह से भी हुआ है वैलिड बाय एक्सेप्शन। अब नो मॉन्कीज आर फेनाइन का हो गया, सम नॉन फेनाइन्स आर नॉट नॉन मॉन्की, तो ऐसा कुछ है, सम नॉन फेनाइन्स आर नॉट नॉन मॉन्की, ऐसा कुछ है ही नहीं, तो ए ऑप्शन से ही कट गया। अब हम देखेंगे बी, सम मॉन्की आर फेनाइन, सम मॉन्की आर फेनाइन मतलब सम फेनाइन आर मॉन्की, तो ये ऑप्शन है। सम मॉन्की आर फेनाइन मतलब सम फेनाइन आर मॉन्की, बी सी हो सकता है। अब बी सी हो सकता है या फिर बी सी डी हो सकता है, तो डी को भी चेक कर लेंगे हम, सम मॉन्की आर नॉट फेनाइन, तो ऐसा कुछ है क्या, यहाँ पर नहीं है। आई का सम मॉन्की यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर इसका तो पॉसिबल है ही नहीं, तो आई गेस ये हमारा ऑप्शन क्या होगा, बी और सी। जैसे ये है ना 2500 का, ये कब आया हुआ, 21 अगस्त 2024 शिफ्ट 2 में आया हुआ, तो इसका आंसर मैंने क्या बताया था कि ये बी और सी आ रहा है, तो यहाँ पर आंसर आप देख सकते हैं 25 का, किस अगस्त का, बी और सी। देखो मैंने अपने नोट से क्यों कराया, क्योंकि आप एक बार नोट से समझ गए ना, आप चुटकियों में ये दिमाग से कर लोगे, ठीक है। अब पीवाईक्यू में मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। अब दूसरा देखते हैं इनफॉर्मल फॉलिसीज, फैलेसीज कैसे कैसे आते हैं। पहले हम देख लेंगे कि स्ट्रॉमैन है, जैसे ये आया हुआ है अपना 2 अगस्त 2024 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है, स्ट्रॉमैन है, रेड हियरिंग है, इक्विवोकेशन है, बेगिंग द क्वेश्चन। इनका आप यहाँ पढ़ोगे ना तो बहुत आसानी से आपको पता लगेगा कि इसका शॉर्ट में क्या कहते हैं, स्ट्रॉमैन को, रिलेवेंस को क्या कहते हैं। ये 4 पार्ट्स में मैंने कराया हुआ है, यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। आप मैं लिंक छोड़ दूंगा नीचे पूरी प्लेलिस्ट का, आप जाओ और वहाँ से ये चेक करो, बिलीव मी। इसके बाद अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो आप कमेंट में आके बता सकते हैं कि सर आपने ढंग से नहीं पढ़ा है। तो देखो सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रॉमैन। स्ट्रॉमैन कहते किसको, यहाँ पर लिखा हुआ है क्या स्ट्रॉमैन, हाँ स्ट्रॉमैन, दिस फैलेसी हैपेंस व्हेन समवन चेंजेस और एग्जैजरेट्स द अदर पर्सन आर्गुमेंट टू मेक इट इजियर टू अटैक। मतलब आर्ग्यूमेंट को ऐसे बना देते हैं कि ये इजियर होगा अटैक के लिए। तो ये यहाँ पर दिख रहा है आपको ऑप्शन, व्हेन आर्ग्यूअर डिस्टॉर्ट एन ओपोनेंट क्लेम, क्लेम को ऐसे डिस्टॉर्ट करता है टू मेक इट इजियर टू अटैक। तो ए का क्या हो गया, थर्ड, ए का थर्ड हो गया, ए का थर्ड, ठीक है। रेड हियरिंग, रेड हियरिंग अगर मैंने यहाँ पर दे रखा होगा रेड हियरिंग, चलो रेड हियरिंग को एक टाइम के लिए छोड़ते हैं। अभी हम देखते हैं बेगिंग द क्वेश्चन, आसान से हो जाए तो ज़्यादा बेटर। बेगिंग द क्वेश्चन मतलब वो ऐसा चाहता है कि आपके प्रमाइसेस में ही कंक्लूजन छुपा हो, जैसे कि एन आर्ग्यूअर स्टेट्स और assumes a premises the very thing he is trying to prove in conclusion, जो मतलब कंक्लूजन में प्रूव करने की ट्राई कर रहा है, तो वो चाहता है कि वो उसमें
प्रोमाइसेस में भी हो, वो अज्यूम करता है कि प्रोमाइसेस में जो वो एक्सप्लेन करना चाहता है वो प्रोमाइस में प्रेजेंट हो। तो बैगिंग द क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन को बैक कर रहा है कि कंक्लूजन भी वो क्वेश्चन में ही दे। तो ये क्या हो गया हमारा, डी का हो गया सेकंड, ठीक है, डी का हो गया सेकंड। अब आता है हमारा, हाँ डी का सेकंड। अब आता है एक इक्विवोकेशन। इक्विवोकेशन मतलब ऐसा कि दो चीजें थोड़ी थोड़ी सिमिलर हो सकती हैं, जैसे कि व्हेन ए कीवर्ड इज यूज्ड इन टू और मोर सेंसेस इन द सेम आर्ग्यूमेंट, मतलब एक कीवर्ड है दो और दो से ज़्यादा सेंस में यूज किया जाता है, मतलब तो वहाँ पर क्या हो जाता है, इक्विवोकेशन। इक्विवोकेशन क्या हो गया चौथा। अगर यहाँ पर मैंने मेंशन किया होगा, मैं चेक कर लेता हूँ एक सेकेंड। ये सारी वो है जो मैं आपको कराने वाला हूँ। बेगिंग द क्वेश्चन भी है, देखो रेड हियर, पहले रेड हियरिंग देख लेते हैं। इंट्रोड्यूसिंग एन इररिलेवेंट टॉपिक टू डिस्टॉर्ट फ्रॉम द रियल इशू। चलो ऐसा कोई ऑप्शन है, रेड हियरिंग, व्हेन द आर्ग्यूअर ट्राइज टू साइड ट्रैक हिज ऑडियंस बाय रेजिंग इररिलेवेंट इशू। तो यहाँ पर हो गया ना रेड हियरिंग का, ठीक है। इक्विवोकेशन का भी मैंने मेंशन किया होगा, वैसे नहीं मेंशन किया होगा पर एक्सप्लेनेशन में मेंशन किया होगा, तो वो आपको पता लग जाएगा। यहाँ भी मैं बता देता हूँ क्या है। कीवर्ड यूज किया जाता है दो और दो से ज्यादा सेंसेस में इन द सेम आर्गुमेंट, एक आर्गुमेंट में एक किसी वर्ड को दो सेंस में यूज किया जाता है, ठीक है। तो वो हमारा इक्विवोकेशन हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने, अगला है हमारे पास मॉलिक्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 12वां है, ये 21 अगस्त 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मॉलिक्यूल्स आर रैंडम इन मोशंस, कुतुब विहार इज कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल्स, देयरफॉर कुतुब विहार इज कांस्टेंट रैंडम इन मोशन, ठीक है। अब अगर थोड़ा मॉलिक्यूल्स के बारे में मैं बताऊं, ऑल्दो ये बनता नहीं बताना पर थोड़ा आपको समझना जरूरी है। गैस के मॉलिक्यूल्स अलग होते हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स अलग होते हैं, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स अलग होते हैं। गैस के बहुत फैले हुए होते हैं, लिक्विड के थोड़े क्लोज होते हैं और सॉलिड के बहुत अटैच होते हैं, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं, मॉलिक्यूल्स आर रैंडम इन मोशन, हाँ होते हैं, गैस में रैंडम होते हैं। कुतुब मीनार इज कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल, एवरीथिंग इज कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल, देयरफॉर कुतुब मीनार इज कांस्टेंट रैंडम इन मोशन। क्या ये इसका कोई सेंस बन रहा है, नहीं बन रहा। तो इसमें क्या कह रहा है कि ये क्या है कि ये हमारा क्या हो सकता है, ये हमारा होगा फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। अब कैसे होगा फैलेसी ऑफ कंपोजिशन, मैं बताता हूं आपको। फैलेसी ऑफ कंपोजिशन क्या करता है, एज्यूमिंग व्हाट इज ट्रू फॉर पार्ट्स इज ट्रू फॉर होल। अगर किसी पार्ट के लिए वो ट्रू है, जैसे ये मॉलिक्यूल रैंडम किसके लिए ट्रू है, गैस के पार्ट्स के लिए ट्रू है, क्योंकि गैस में मॉलिक्यूल फैले हुए होते हैं और घूमते रहते हैं। पर ये गैस का भी आता है, उसमें मॉलिक्यूल्स में गैस का भी आता है, लिक्विड का भी आता है, सॉलिड का भी आता है। तो अगर कोई गैस के लिए ट्रू है तो ये सबके लिए ट्रू होता है, ये अज्यूम करता है। कौन अज्यूम करता है, फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। ज्यादा जानना है तो आप इसको समझ सकते हैं, अज्यूमिंग व्हाट इज ट्रू फॉर पार्ट्स के लिए जो ट्रू है वो ट्रू होगा होल के लिए, ये हम अज्यूम करते हैं। तो ये क्या है, फैलेसी है। तो ये हो गया चौथा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि हिस्ट्री जनरलाइजेशन तो होगा नहीं। हिस्ट्री जनरलाइजेशन मतलब जल्दबाजी में कुछ जनरलाइजेशन पे आ जाते हैं। स्लिपरी स्लोप मतलब कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं उससे ही रिलेटेड कुछ ऐसा एक्सप्लेन कर देना जो मतलब उससे रिलेटेड है पर वो एक्सप्लेनेबल नहीं है। इक्विवोकेशन मैंने आपको बताया कि एक वर्ड दो सेंस में जहाँ यूज होता है। तो आप डिडक्शन से भी करते हैं, इन तीनों को डिडक्ट कर दिया, फिर हमारा ये फैलेसी ऑफ कंपोजिशन आ गया। और आप ये लॉजिकल रीजनिंग की पूरी आप 2x में भी देखेंगे तो मुश्किल से 1 घंटा लगेगा आपको, और 10 नंबर आपके पक्का है, ये मैं श्योर करता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया फैलेसी ऑफ कंपोजिशन, ठीक है। अब जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूँ मैं क्योंकि टाइम कम है, आपको ज्यादा क्वेश्चन कराने। अगला है आइडेंटिफाई द फॉलिसी कमिटेड इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। फॉलिसी, वाटर इज नॉन पॉइजनस, पॉइजनस बोलना ही नहीं आ रहा। व्हाट इज नॉन पॉइजनस कंपाउंड, देयरफॉर इट्स कंपोनेंट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आर नॉट पॉइजनस। देखो वहां पर हमने क्या कहा था कंपोजिशन में, व्हाट इज ट्रू फॉर पार्ट्स इज ट्रू फॉर होल। यहाँ पर क्या है, व्हाट इज ट्रू फॉर होल इज ट्रू फॉर पार्ट्स। तो ये क्या हो गया, फैलेसी ऑफ डिविजन। फैलेसी ऑफ डिविजन क्या बताता हमें, एज्यूमिंग व्हाट इज ट्रू फॉर होल इज ट्रू फॉर ईच पार्ट के लिए भी ट्रू है। जैसे कि ये बता रहा है कि वाटर इज नॉन पॉइजनियस,
तो कंपोनेंट उसके जो है ऑक्सीजन या हाइड्रोजन वो भी नॉन पॉइजनस हो सकते, तो ये जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर क्या हमारे पास पॉलिसी है कि जो होल के लिए ट्रू है वो पार्ट्स के लिए भी ट्रू होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, इसलिए फैलेसी ऑफ डिवीजन यहाँ पर आता है। इसमें अभी आप डिडक्शन लगा सकते हो कि इसको हटा दो क्योंकि ये यहाँ पर सेंस नहीं बनाता, स्लिपली स्लोप भी सेंस नहीं बनाता, हिस्ट्री जनरलाइजेशन भी सेंस नहीं बनाता, इसलिए फैलेसी ऑफ डिवीजन है। देखो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जाओ लॉजिकल रीजनिंग 1 घंटे में सारी वीडियोस देख डालो, एक दिन मुश्किल से 8 से 10 वीडियोस होंगी और 2x में देखोगे 10-10 मिनट की है तो आपका कंप्लीट हो जाएगा, एंड बिलीव मी यू विल नॉट रिग्रेट दैट। तो जैसे कि फैलेसी ऑफ डिवीजन इसका आंसर है, ठीक है। अब आता है आई हैव रेड दैट वन एस्पिरिन टेकन एवरी डे रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक, ठीक है। वाई नॉट टेक 2 एंड डबल द प्रोटेक्शन विच इनफॉर्मल फैलेसी इज कमिटेड। ये तो वही वाला हो गया ना कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, उसको एक ही बार में मार दो, सारे अंडे एक ही बार में निकल जाए, तो ये वो वाली फैलेसी थोड़ी थोड़ी, ठीक है। तो आई हैव रेड आई हैव रेड दैट वन स्पाइन टेकन एवरी डे रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक। तो ये क्या है, ये किसी पार्ट को एक्सप्लेन कर रहा है कि एक स्पाइन हमने लिया तो वो हमारा हार्ट अटैक के रिस्क को रिड्यूस करता है। तो हम क्या होल के लिए भी वो लागू होगा, व्हाट इज एप्लीकेबल फॉर पार्ट्स इज एप्लीकेबल फॉर होल नहीं। तो ये क्या हो गया, फैलेसी ऑफ कंपोजिशन, फैलेसी ऑफ कंपोजिशन, ठीक है। अगर व्हेन इट इज अज्यूम दैट व्हाट इज ट्रू फॉर पार्ट्स इज ट्रू फॉर होल, जैसे यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया है, एज्यूमिंग व्हाट इज ट्रू फॉर पार्ट्स, पार्ट्स के लिए मतलब एक एस्पिरिन एक डे में ले रहे हैं, ट्रू फॉर होल मतलब सारी एक बार ले लो तो हमारा खत्म ही हो जाएगी प्रॉब्लम, ऐसा नहीं हो सकता। तो व्हाट इज ट्रू फॉर पार्ट्स इज ट्रू फॉर होल, ये कौन सी आती है, फैलेसी ऑफ कंपोजिशन, ठीक है। तो ऑप्शन आ जाएगा ये। इसमें भी आप अपना, नहीं ये वाला नहीं था ना, ये वाला था ना, ये वाला था, हाँ। तो इसमें भी आप डिडक्शन लगा सकते हो, वहीं आपका सवाल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हमारा no one has ever been able to prove this psychic power do not prove that psychic power do not exist, therefore it is proved that psychic power do exist। मतलब जरूरी नहीं है कि जो प्रूव नहीं किया गया है तो वो ये प्रूव नहीं किया गया है कि वो गलत है तो इसका मतलब वो सही होगा। तो ये क्या होता है हमारा अपील टू इग्नोरेंस। अपील टू इग्नोरेंस क्या कहता है हमारा, यहाँ था ना अपील टू इग्नोरेंस, अपील टू इग्नोरेंस कहाँ गया, चलो मैंने वैसे ही समझाया होगा। अपील टू इग्नोरेंस का मतलब ही आपको पता लग रहा है इससे कि ये इग्नोर कर रहे हैं किसी चीज़ को, मतलब ये कह रहे हैं कि मैंने वो एक्सप्लेन नहीं किया कि वो गलत है, इसका मतलब वो सही है। तो यहाँ पर क्या होगा, अपील टू, क्योंकि वो और आर्ग्यूमेंट्स को इग्नोर कर रहे हैं। डिडक्शन भी लगा सकते हैं आप, हिस्ट्री जनरलाइजेशन, रिप्लेस रोप इक्वेशन, इक्विवोकेशन, ठीक है। देखो जरूरी नहीं है जो मैंने यहाँ पर दिया है उसके अलावा मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, ये जैसे अपील टू इग्नोरेंस है, पीछे भी कई हैं, वो मैंने मैनुअली लिखे नहीं होंगे पर मैनुअली मैंने एक्सप्लेन किए हैं, तो आप जाओ वीडियोस देखो एंड यू विल नॉट रिग्रेट दैट। अब टाइप ऑफ डेफिनेशन भी हो गया। हाँ एक चीज़ ये भी देख लेते हैं, ये कौन से का है, एक्सटेंशन, इंटेंशन, कॉनोटेशन, डिनोटेशन और इंडक्टिव डिडक्टिव। मैंने ये सारे ही कनेक्ट कर दिए, मतलब आप चाहे एक वर्ड आपके पास इंडक्टिव हो, एक वर्ड डिडक्टिव हो, चाहे कोई सा भी वर्ड आ जाए आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, बिलीव मी। तो ये ऐसे एक्सप्लेन किया मैंने। तो यहाँ पर है अरेंज द फॉलोइंग टर्म्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डिनोटेशन, मतलब अब डिनोटेशन कौन से देखते हैं, डिनोटेशन ये रहा, डिनोटेशन इंक्रीजिंग डिनोटेशन मतलब पॉजिटिव वे में ही जा रहा है। अब इंक्रीजिंग डिनोटेशन को ये एक्सप्लेन करते हैं, अगर वो कहता है डिक्रीजिंग डिनोटेशन तो हम इसको इन्वर्टेड, हम इसको वी बना देते हैं। डिनोटेशन मतलब इन्वर्टेड वी, इंक्रीजिंग मतलब ऑब्वियसली सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो डिनोटेशन क्या कहता है कि पहला नीश है, उसके बाद चीज़ें ब्रॉड होती जा रही हैं। तो अब इसमें देखो आपको नीश क्या लग रहा है, चेस नीश लग रहा है, बोर्ड गेम्स नीश लग रहा है, स्पोर्ट्स नीश लग रहा है, इंडोर नीश लग रहा है। तो यहाँ पर चेस नीश लग रहा है और स्पोर्ट तो मुझे सबसे जैसे चेस यहाँ है तो स्पोर्ट्स में तो सब कुछ इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन ए और इसमें से ऑप्शन पहला और चौथे में से ही होगा, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरे में बी दे रखा है तो ऑब्वियसली हमारा काम आसान हो गया, बोर्ड गेम्स, ठीक है। चेस के बाद आता है बोर्ड गेम्स, बोर्ड गेम्स के बाद क्या आएगा, इंडोर गेम्स, और इंडोर गेम्स के बाद क्या आएगा, स्पोर्ट्स, क्योंकि स्पोर्ट्स एक बहुत बड़ा एरिया है, उसके अंदर इंडोर गेम है, उसके अंदर बोर्ड गेम है, उसके अंदर चेस है। तो एक्स एक्सप्लेन किया तो मैंने क्या हो गया, ए बी डी सी,
ABDC इसका ऑप्शन हो गया। तो ये कब आया था? 14 क्वेश्चन 25 जून 2025 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मूड एंड फिगर। मूड एंड फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस क्वेश्चन से अगर आपका मिनटों में सवाल सॉल्व नहीं हुआ तो मेरा नाम बदल देना आप। देखो यहाँ पर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोड करेक्टली रिप्रेजेंट द फिगर एंड मूड। आपको दो चीज देखनी है, फिगर कौन सी है और मूड कौन सा है। तो सबसे पहले मूड क्या बताता है? मोड ऑफ अ साइलोगिज्म इज डिटरमाइंड बाय द टाइप्स ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन। कौन से कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन है? ए है, ई है, आई है, ओ है। और फिगर ऑफ साइलोगिज्म डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ मिडल टर्म। फिगर किस पे डिपेंड करती है? मिडल टर्म की पोजीशन किस पे। जैसे इसमें ऐसी पोजीशन है तो फिगर 1 है, ऐसी पोजीशन है तो फिगर 2 है, ऐसी पोजीशन है फिगर 3 है, ऐसी पोजीशन है फिगर 4 है। इसका भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ पर है विच ऑफ द फॉलोइंग कोड करेक्टली रिप्रेजेंट द फिगर एंड द मूड ऑफ द। देखो ये क्या हो गया, इसका क्या मूड क्या है इसका? नो म्यूजिशियन और इटालियन मतलब ई हो गया। ऑल बार्बर्स आर म्यूजिशियन मतलब ए हो गया। देयरफॉर नो बार्बर्स आर इटालियन मतलब ई हो गया। ये हो गया ना, ई मतलब यूनिवर्सल नेगेटिव, ए मतलब यूनिवर्सल पॉजिटिव, ई मतलब यूनिवर्सल नेगेटिव। तो ये ई, ठीक है, ये सारे ई। अब फिगर क्या होगी? पहली होगी, दूसरी होगी, तीसरी होगी, चौथी होगी। मिडल टर्म हमें देखना है। प्रोमाइसिस का मिडल टर्म कैसा है? ऐसे जा रहा है, ये जा रहा है मिडल टर्म, मतलब लेफ्ट से हमारा राइट जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने हाथ भी किया है, उस पर भी जब आपको क्वेश्चन होगा ना, आप अपने माइंड में अपनी पोजीशन ये बनाओ, ये लेफ्ट से राइट जा रहा है फिगर 1। यहाँ पर हमारा दोनों ऐसे पोजीशन बना लो कि यहाँ पर भी मिडल है, यहाँ पर भी मिडल है, यहाँ पर खाली है, तो ये पोजीशन 2 होगी। अगर दोनों मिडल यहाँ पर है और यहाँ पर खाली है तो ये पोजीशन 3 हो गई, और ये राइट से लेफ्ट आ रहा है पोजीशन 4 होगी। जैसे कि इसमें देखो, लेफ्ट से राइट आ रहा है पोजीशन 1, दोनों साइड राइट है, दोनों साइड राइट और लेफ्ट में खाली है, मतलब दोनों साइड राइट है और लेफ्ट में खाली है, तो ये क्या बन रहा है? इन्वर्टेड एल ऐसा बन रहा है, तो दूसरी फिगर है। अगर ऐसे बन रहा है तो तीसरी फिगर है, और अगर राइट से लेफ्ट आ रहा है तो चौथी फिगर है। तो इसमें देखो कैसे आ रहा है? म्यूजिशियन मिडिल टर्म है। मिडिल टर्म वो होता है जो प्रोमाइसेस 1 2 में कॉमन होगा पर कंक्लूजन में नहीं होगा। तो ये क्या हो रहा है? लेफ्ट से राइट जा रहा है, लेफ्ट से राइट जा रहा है मतलब पहला फिगर, लेफ्ट से राइट जा रहा है मतलब पहला फिगर। तो ये हो गया E1, ये आपका सही ऑप्शन, ठीक है। बस इतना सा है, कोई ज़्यादा है ही नहीं इसमें करने लायक। अब इसमें देखो विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट मूड एंड फिगर, ठीक है। अब इसमें है सेल्फ कॉन्फिडेंट हमारा 2 बार आ रहा है, मिडिल टर्म हो गया क्योंकि ये कंक्लूजन में भी नहीं है। तो ये कैसे जा रहा है? राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब इसका मूड क्या है? मूड मतलब ये क्या है? ए है, ई है, आई है, ओ है, ये है ए। दूसरा क्या है? ई। तीसरा भी क्या है? ई, क्योंकि यहाँ देखो ना, ऑल आ रहा है या नो आ रहा है या नो आ रहा है, तो ये क्या हो गया? ए ई हो गया। और फिगर कौन सी होगी? चौथी होगी। तो ये ऑप्शन सही होगी। कैसे पता? फिगर चौथी क्योंकि राइट से लेफ्ट जा रहा है। देखो फिगर चौथी क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंट राइट से लेफ्ट जा रहा है, यहाँ राइट है, यहाँ लेफ्ट है, और यहाँ पर भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो राइट से लेफ्ट जा रहा है, तो ये फोर्थ फिगर। दोनों हमारे लेफ्ट साइड है तो हमारी थर्ड फिगर है, दोनों हमारी राइट साइड है, इस तरफ खाली है तो हमारा सेकंड फिगर है, दोनों लेफ्ट से राइट जा रहा है तो फर्स्ट फिगर है, ठीक है। ऐसा एक्सप्लेन कर सकते हो। तो आज के वीडियोस के लिए इतना ही। मैंने 4-5 टॉपिक के अपने PYQ करा दिए। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डे टुमारो हम जो बाकी बचे हुए लॉजिकल रीजनिंग है उसके कराऊंगा। डोंट वरी, इवन इफ मतलब डेट आपकी ऐसी है कि डेट के बाद भी मेरे लेक्चर आ रहे हैं, तो मैं कोशिश करूंगा लेक्चर पहले डाल दूं ताकि आपकी दिक्कत ना हो। और बिलीव मी, अगर आपने मेरी प्लेलिस्ट चेक करी तो आपको 10-10 मिनट की वीडियोस हैं, और एक पूरा चैप्टर करने में मुश्किल से 1 घंटा नहीं लगेगा अगर आप 2x पे देखते हो, क्योंकि मैं बोलता थोड़ा स्लो हूँ, तो 2x पे देखो एंड बिलीव मी, यू विल नॉट रिग्रेट। सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई विल सी यू विद अनदर पार्ट ऑफ दिस लॉजिकल रीजनिंग with more PYQs. Okay then, bye bye.